गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीडीपीजी कॉलेज लालसोट के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः अभिनंदन है। देखिए, मैं लेक्चर ज्योग्राफी आप सभी लोगों को आज इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा जिसको माना जाता है, जिसका नाम है मानव भूगोल, तो आपको उस लेक्चर में मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया था। ये मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा आपको सीनियर क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलेगी। उसके साथ ही बीए पार्ट सेकंड ईयर में जो सेकंड पेपर है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके फर्स्ट टॉपिक में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है, कौन कौन से विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा को समझने के लिए आप लोगों को हमारी डीडीपीजी कॉलेज लालसोट के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लास के द्वारा निर्मित किए गए लेक्चर नंबर 4 ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, उस मानव भूगोल के अंतर्गत हमने उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है, मानव भूगोल की परिभाषाएं कौन कौन सी है और कौन कौन से विद्वानों के द्वारा बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार मानव भूगोल का अर्थ तो बता देता हूँ कि मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना, कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई कि मानव भूगोल की परिभाषाओं में 3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई है, जिसमें से मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी। नंबर 1 आपको बताई फेड्रिक रेडजेल की परिभाषा, उसके बाद में नंबर 2 बताई आपको एसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, और नंबर 3 में बताया था आपको विडाल डीला ब्लांस के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा। अब आज के इस लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको मानव भूगोल के विकास, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल के विकास को, कि मानव भूगोल का विकास किस आधार पर और किस स्थिति के अकॉर्डिंग हुआ है। देखिए, इस धरातलीय भाग पे या पृथ्वी तल पर जब मानव का उद्भव हुआ तो प्रारंभिक समय में मानव के मस्तिष्क का विकास भी कम हुआ था, कि जितना मानव का मस्तिष्क कार्य करता था या सोचने की शक्ति प्रदान करता था उतने या उसकी आवश्यकता के अनुसार मानव कार्य करता था। लेकिन आप वर्तमान में देखो कि वर्तमान में मानव के मस्तिष्क का इतना विकास हो गया है कि उसने अनेक प्रकार की नई नई तकनीकियों का निर्माण कर लिया है। जो तकनीकी आप लोगों ने देखी होगी कि नई नई तकनीकी आ गई आज के ज़माने में, कि पहले तो मानव, जो प्राचीन काल का मानव था, वो केवल प्रकृति पे निर्भर रहता था, कि जो प्रकृति उसको आदेश देती थी उन आदेशों को मानव को हर संभव मानना पड़ता था, कि अगर इस पृथ्वी तल पे मानव को रहना है तो प्रकृति के आदेशों की पालना तो करनी पड़ती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि मानव एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभर कर आया है और उसने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके एक नवीन तकनीकी का निर्माण कर लिया। वो तकनीकी किस प्रकार से उभर कर आई है उसको हम मानव भूगोल के विकास क्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, अध्ययन की दृष्टि के आधार पर मानव भूगोल के विकास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में?
तीन काल में, कि मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की दृष्टि के आधार में तीन कालों में विभाजित किया है। सबसे पहले नंबर 1 आता है आपका प्राचीन काल, प्राचीन काल। उसके बाद में नंबर 2 आता है आपका मध्यकाल, ठीक है, और नंबर 3 आता है आपका आधुनिक काल। हाँ, अध्ययन की दृष्टि के आधार पे हमने मानव भूगोल के विकास क्रम को तीन कालों में विभाजित कर दिया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है, तीन काल हो गए। हाँ, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्राचीन काल की, कि मानव भूगोल का जब विकास हुआ है तो मानव भूगोल के इस विकास के क्रम में प्राचीन काल के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए या कौन कौन से कार्यों को संपादित किया गया। देखिए हम बात करते हैं इस पृथ्वी तल पे मानव के उद्भव के समय की। जब पृथ्वी तल पर मानव का उद्भव हुआ था वो प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है, और उस प्राचीन काल के अंतर्गत मानव के पास किसी भी प्रकार की सुविधाओं का विकास नहीं हुआ था, अर्थात मानव के पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मानव अपने प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था। इस प्राचीन काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था। मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था। देखिए मैं बात करता हूं आज से 1000 साल पहले की, कि 1000 साल पहले गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में 100 में से 90% या 99% लोगों के पास घड़ी उपलब्ध नहीं थी, घर में बिजली नहीं थी, ठीक है। तो लोग क्या करते थे कि जब घड़ी उपलब्ध नहीं थी तो गांव की जो महिलाएं थी वो महिलाएं अंतरिक्ष में दिखने वाले तारों के समूह के आधार पे समय का अंदाजा लगा लेती थी, या फिर सुबह के टाइम गांव में जो मुर्गा बोलता था उस मुर्गे की आवाज को समय का साक्षी मानकर महिलाएं अपने नित्य कार्य करते थे। तो वो समय था पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहने का। देखिए अगर वो महिलाएं उस मुर्गे की आवाज को सुनकर के अगर सुबह जल्दी नहीं उठती थी तो उनका घर का नित्य कार्य संपादित समय के अनुसार नहीं होता था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राचीन काल में मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले आदेशों की मानव को हर संभव पालना करनी पड़ती थी। कि जैसे आज के टाइम में तो मानव ने नई तकनीकी का निर्माण कर लिया है और बिजली से चलने वाले पंखे का निर्माण कर लिया जिससे हमको हवा प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन जब बिजली का निर्माण नहीं हुआ था तो मानव के पास पंखा थोड़ी था, वो केवल प्राकृतिक हवा का या प्राकृतिक तत्वों के द्वारा निर्मित जो हवा करने के साधन थे उनका उपयोग करता था, ठीक है। लेकिन उस टाइम हमारे पास ये सुविधा थोड़ी थी कि बिजली चला ले और पंखा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वो प्राचीन काल था और प्राचीन काल में मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है। ये हमारा प्राचीन काल है और इस प्राचीन काल में मानव पूर्ण रूप से अपने प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था। जो जो समय का परिवर्तन होता गया त्यों मानव के मस्तिष्क का भी क्या होता गया, विकास होता गया और मानव धीरे धीरे अपने विकास क्रम की श्रेणी में आता गया और वो एक नए काल की श्रेणी में प्रवेश कर गया जिसको
मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। कि जो जो समय में परिवर्तन होता गया तो मानव के विकास क्रम में भी परिवर्तन आया और मानव अपने प्राचीन काल से किस में आ गया, मध्यकाल में। ठीक है, अब देखिए मध्यकाल में आते ही जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब बालक छोटा होता है, 6 महीने का, साल भर का रहता है, तो उसकी एज के अनुसार उसके मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, और जो ही बालक 2 साल, 5 साल, 6 साल का हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो सोचने की शक्ति प्रदान हो जाती है, सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वो उसकी समय के अनुसार या उसकी एज के अनुसार सोचता है। वो स्थिति यहाँ पे आए कि सबसे पहले मानव का विकास हुआ, वो काल था आपका प्राचीन काल, जिसमें मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, क्योंकि उस समय में मानव के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, हाँ, उसके बाद में जो जो मानव के मस्तिष्क का विकास होता गया तो समय में भी क्या हो गया, परिवर्तन होता गया। ठीक है, उसके बाद में मानव कौन से काल की श्रेणी में आ गया, मध्यकाल में। और मध्यकाल में आते जो जो मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ तो मानव ने खोज एवं अन्वेषण से संबंधित कार्य करना प्रारंभ कर दिया। खोज एवं अन्वेषण कि मध्यकाल में मानव ने इस पृथ्वी तल पर अनेक प्रादेशिक प्रदेशों की खोज करना प्रारंभ किया, अनेक तत्वों को खोजना प्रारंभ किया और उनका अनुसंधान करने का कार्य भी किया था, अन्वेषण से संबंधित भी कार्य किया। कि मानव जैसे मान लो अगर किसी एक निश्चित स्थान पे रह रहा हो तो दूसरे क्षेत्रों में जाने की कोशिश करने लगा कि आसपास के क्षेत्रों में क्या है। ठीक है, वो कार्य मध्यकाल में किया जाने लगा। कि मध्यकाल में खोज एवं अन्वेषण से संबंधित कार्य किए जाने लगा। कि यहाँ तक इस काल में आते ही मानव ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके उनका वास्तविक स्थिति में उपयोग करके उन पर एक नए नए शोध या फिर एक नए तत्वों की खोज करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। वो आपका मध्यकाल आता है जिसमें केवल खोज एवं अन्वेषण से संबंधित कार्य किया जाने लगा। लोग नाविकों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान की खोज करने लगे या दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्वों का अन्वेषण के आधार पे एक नवीन पदार्थ का निर्माण करने की योजना सोचने लगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद में लगातार समय में परिवर्तन होता गया तो मानव भूगोल के विकास का क्रम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। ठीक है, और इस मध्यकाल के बाद में जो नंबर 3 काल आता है वो आपका है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक है, हाँ, देखिए आधुनिक काल को वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रारंभ इस भूगोल विषय के अंतर्गत अर्थात मानव भूगोल में आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। तो उस समय क्या हुआ कि मानव भूगोल के विकास क्रम के अंतर्गत जैसे मध्यकाल में खोज एवं अन्वेषण का कार्य हुआ तो आधुनिक काल के अंतर्गत मानव ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके एक नवीन तकनीकी का निर्माण कर लिया। ठीक है, कि मानव ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके एक नवीन तकनीकी का निर्माण कर लिया। वो नवीन तकनीकी एक नवीन युग का प्रारंभ माना जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में ना हमारे पास बिजली की व्यवस्था थे, ना अन्य कोई साधन थे, तो हम प्रकृति पे निर्भर रहते थे। मध्यकाल में हम लोगों ने खोज एवं अन्वेषण से संबंधित कार्य किया है। उसके बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके एक नवीन तकनीकी का निर्माण कर लिया। अर्थात आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने नवीन तकनीकी का निर्माण किया है।
आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके एक नवीन तकनीकी का निर्माण कर लिया है। जैसे उदाहरण हम लोग मान सकते हैं कि प्राचीन काल के समय जब इस पृथ्वी तल पे मानव का विकास हुआ था तो ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना मानव की सुविधाओं से संबंधित अन्य कोई साधन थे। लेकिन इस वर्तमान काल में आते ही मानव ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके अर्थात प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्व जिसमें हम जल को मान सकते हैं या फिर धरातल के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को मान सकते हैं, उन तत्वों का उपयोग करके हमने नवीन तकनीकी बनाई। नवीन तकनीकियों में जैसे जल प्रकृति का एक तत्व माना जाता है, तो हम लोगों ने जल का उपयोग करके क्या बनाई, बिजली उत्पन्न की। और उस बिजली का उपयोग करके हमने जो नवीन पदार्थों का निर्माण किया है, जैसे पंखे का निर्माण किया एक नवीन तकनीकी के आधार पे, तो बिजली से हमने पंखा चलाया। ठीक है, आज व्यक्ति एक स्वतंत्र अवस्था में निवास करता है, स्वतंत्र प्रकार की अवस्था में रहता है। तो आज क्या हुआ कि आज के टाइम पे अगर व्यक्ति घर से बाहर रहता है और जब वो वापस बाहर से घर के अंतर्गत आता है, वो गर्मी लगने पर तुरंत स्विच ऑन करके पंखा चला लेता है। ठीक है, वो किस कारण से हुआ, एक नवीन तकनीकी के आधार पर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक काल के अंतर्गत मानव ने प्रकृति के तत्वों का उपयोग करके एक नवीन तकनीकी का निर्माण कर लिया और इस नवीन तकनीकी के निर्माण में उसने प्रकृति के तत्वों का उपयोग भी किया है और उनके उपयोग के दौरान उनकी खोज एवं अन्वेषण का कार्य किया और अन्वेषण का कार्य करने के पश्चात ही एक नया तत्व उभर कर आया है जो वर्तमान समय में मानव की सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानव भूगोल के विकास का क्रम हो गया कि मानव भूगोल को विकास क्रम के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो विकास क्रम था मानव का वो प्राचीन काल था, जिसके अंतर्गत मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। ठीक है, कि प्रकृति ने जो आदेश दे दिया उसकी पालना मानव को करनी पड़ती थी, वो प्राचीन काल था। उसके बाद में मध्यकाल में मानव ने खोज एवं अन्वेषण से संबंधित कार्य किया है कि मानव ने नावों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के अनेक प्रकार के तत्वों की खोज करने का कार्य किया है। उसके बाद में बात होती है आधुनिक काल की कि मानव भूगोल में आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है और इस काल के अंतर्गत मानव ने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तत्वों का उपयोग करके एक नवीन तकनीकी का निर्माण किया है। ठीक है, ओके।